In this lecture we will discuss about the hypertensions. Hypertensions क्या है, इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि रेंज क्या होता है। देखो, जो JNC 8 क्लासिफिकेशन दिया गया था, JNC क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है हाइपरटेंशन में। इसके कैटेगरी रखा गया है। कैटेगरी जैसे कि नॉर्मल कैटेगरी में जो लेवल होगा सिस्टोल का 120 होगा एंड डायस्टोल का लेवल 80 होगा। वैसे ही प्री हाइपरटेंशन में 120 से अगर 139 रहेगा, 80 से अगर 89 होगा तो इसको प्री हाइपरटेंशन में रखा गया। तो अब जानना है कि हाइपरटेंशन फिर किसको बोलेंगे। हाइपरटेंशन में दो स्टेज डिवाइड किया गया है जेएनसी ने, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में 140 से 159 अगर रहेगा तो स्टेज 1 होगा, ठीक है। 139 तक प्री हाइपरटेंशन हो रहा है, जैसे ही 140 हो रहा है इसको हाइपरटेंशन में रखा गया। वही डायस्टोलिक वैल्यू होना चाहिए 90 to 99, ओके। अगर इसके बीच में रहेगा ये तो स्टेज 1 में होगा, और स्टेज 2 में 160 या उससे ज़्यादा रहेगा, 100 या उससे ज़्यादा रहेगा तो उसको स्टेज 2 में रखा गया। देन क्वेश्चंस था कि हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे। नॉर्मल वैल्यू से अगर ज़्यादा हो तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। देखो, नॉर्मल वैल्यू कितना था, 120 था ना, प्री हाइपरटेंशन को माना जाता है 139। अगर 139 से ज़्यादा यानी कि 140 और 89 से ज़्यादा 90, अगर 140/90 mm HG हो अप टू 50 ईयर तो उसको हाइपरटेंशन में रखेंगे, ठीक है। उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। अगर 139 रहेगा तो प्री हाइपरटेंशन बोलेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए आप, हमको इससे मोटिवेशंस मिलती है। देखो, बीपी मेजर करने के लिए पेशेंट को रेस्ट में एटलीस्ट 5 मिनट के लिए रखेंगे, ठीक है। देन रिलैक्स होगा, देन बीपी मेजर करेंगे। या फिर अगर स्मोकिंग या कॉफ़ी अगर वो लिया हुआ है देन 30 मिनट तक उसको वेट कराएंगे, देन ब्लड प्रेशर बीपी मेजर करेंगे। क्योंकि अगर ये स्मोकिंग या कॉफ़ी ले रहा है तो इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो एबनॉर्मल या नॉर्मल्स नहीं रहेगा, फॉल्स बीपी दिखाएगा हमको। देन लेबाइल हाइपरटेंशन क्या है, पेशेंट हु समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज हैव आर्टेरियल प्रेशर विथ इन द हाइपरटेंशन रेंज, बट कभी कभी हो जाएगा और कभी कभी नहीं रहेगा, देन लेबाइल हाइपरटेंशन में रखेंगे उसको। वाइट कोट हाइपरटेंशन, जब पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास तो डॉक्टर को देख के उसका बीपी सडनली इंक्रीज कर जाता है, देन इसको रखते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन में। इसको वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब इसके नाम से भी पता कर सकते हैं वाइट कोट, ओके। देन इसके बाद आएगा कि एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशंस, मतलब कि एक्सीलरेट हो रहा है। जो पहले बीपी था उसका प्रीवियस हाइपरटेंशन जो लेवल था उससे किसी वजह से, जैसे कि वेस्कुलर डैमेज ऑफ द फंडास्कोपिक एग्जामिनेशंस बट विदाउट द पेप्लियोडेमा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि विदाउट पेप्लियोडेमा के साथ होगा। वेस्कुलर डैमेज की वजह से जो बीपी होगा पहले वो एकाएक राइज कर देगा, ठीक है, रिसेंटेड राइज हो जाएगा, तो इसको एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन बोलेंगे। और वहीं अगर पेप्लो एडिमा के साथ हो ब्लड प्रेशर राइज हो जाए उसको मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। ब्लड प्रेशर एबव 200 to 130 mmHg एसोसिएट विद द पेप्लो एडिमा, देन इट्स कॉल्ड द मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। व्हाट इज द इटियोलॉजी। प्राइमरी दो तरह का होता है ना, टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसटीएन लिखे हैं हाइपरटेंशन को, ठीक है। सेकेंडरी, प्राइमरी इज द एसेंशियल या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी इसको बोलते हैं, इडियोपैथिक। इसमें क्या होगा ना, जो हाइपरटेंशन किस वजह से हो रहा है उसका पता नहीं चलेगा। नो आइडेंटिफिकेबल अंडरलाइनिंग कोज ऑफ हाइपरटेंशन। अबाउट द 95% में प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। वहीं 70% जो केस होगा उसमें जेनेटिक फैक्टर की वजह से ही होता है। अगर पापा को हो तो बेटा को, बेटा को तो उसका बेटा को, इस तरह से जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। मोर कॉमन इन अमेरिकन ब्लैक एंड द जापानीज कंट्री वेयर द साल्ट इंटेक इन डाइट इज हाई। ऐसा देश जहाँ पर साल्ट इंटेक, नमक अगर ज़्यादा ले रहा है तो वहाँ पर प्राइमरी हाइपरटेंशन ज़्यादा देखने को मिला है, और अमेरिकन ब्लैक और जापानीज में भी ज़्यादा कॉमन है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज ड्यू टू द सम स्पेसिफिक डिजीज या एबनॉर्मलिटी, किसी खास बीमारी की वजह से अगर बीपी बढ़ रहा है तो उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन में रखते हैं। इसमें देखो, जैसे रीनल डिजीज है, रीनल डिजीज में आएगा क्रोनिक प्लियोनेफ्राइटिस एंड एक्यूट क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस,
पॉलीसिस्टिक रीनल डिजीज एंड द रीनल आर्टेरियल स्टोनेसिस, ठीक है, रीनल डिजीज में आ गया। देन इसके बाद आता है इधर और भी डिजीज़ के नाम, जैसे इंडोक्राइन डिसऑर्डर में क्रॉसिंग सिंड्रोम, कॉन सिंड्रोम, इस जितना भी है सारे इंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से। इंडोक्राइन डिसऑर्डर में जो भी डिजीज होगा इसके वजह से अगर हाइपरटेंशन इंक्रीज होगा तो इसको सेकेंडरी में रखते हैं, जैसे ड्रग इंड्यूस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड एनसेड की वजह से हो या कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से हो, या अगर ड्रग की वजह से हो रहा है देन, ठीक है। इसी तरह जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड है, टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी में बीपी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसी खास कोज की वजह से हुआ है, ठीक है। देन कॉलेज वेस्कुलर डिसऑर्डर, सीएलई, पॉलीआर्ट्रिटिस नोडोसा एंड मिसलेनियस में आ जाएगा, जैसे कि कोटेशंस ऑफ ऑर्टा आर्थराइटिस, मिसलेनियस में आ जाएगा। इसके बाद आता है कॉन सिंड्रोम हाई क्या, कॉन सिंड्रोम रिजल्ट इन द हाइपरटेंशन ड्यू टू द excessive production of the aldosterone result in the salt and the fluid retention and alterations in reactivity of the vascular smooth muscles, okay। मेनली प्रोडक्शन ऑफ अगर एल्डोस्ट्रोन होगा उसके वजह से साल्ट एंड फ्लूइड रिटेंशंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से कॉन सिंड्रोम हो रहा है। देन फैक्टर्स क्या क्या काम कर रहा है इसमें, जो किस फैक्टर पे इंपॉर्टेंट है, देखो एज अगर ज़्यादा एज हो तो रिस्क बढ़ा देता है हाइपरटेंशन का, और है जेनेटिक, जेंडर, जैसे मेल में ज़्यादा हाइपरटेंशन होता है कंपेयर टू द फीमेल। एथनिक ओरिजिन्स, ब्लैक में ज़्यादा होगा, वाइट में कम होगा। डाइट में जो ज़्यादा साल्ट लेता है तो उसमें ज़्यादा चांस है। स्मोकिंग, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ओबेसिटी, मोटा आदमी में अल्कोहलिज्म, एंजाइटी स्टेट, फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर जो फिजिकल इनएक्टिव है, जो ज़्यादा काम दौड़ता उड़ता नहीं है, ठीक है। सेडेंटरी हैबिट, हाई रेनिन एक्टिविटी। सिम्टम्स ऑफ सिस्टमिक हाइपरटेंशंस, जनरल सिस्टम, हेडेक, डाइजनेस, पाल्पिटेशंस, इजी फैटिगेबिलिटी। व्हाट इज़ द पाल्पिटेशन, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि पाल्पिटेशंस क्या है। सिम्टम्स रेफरेबल टू सिस्टमिक वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट इज द एपिस्टेक्सिस, हेमाटोचूरिया, ब्लड ऑफ विजन्स एंड ट्रांजिएंट इस्केमिक एपिसोड लीडिंग टू द वीकनेस या पैरालिसिस, एंजाइना पेक्टोरिस। देखो एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह सब जो डिजीज है उसके बारे में हम फर्दर वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बता देंगे आपको, ठीक है। डिस्फोनिया ड्यू टू द लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक है, कुछ इस तरह से। सिम्टम्स जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के क्या होगा, पोलीयूरिया, पॉलीडिस्फेजिया, वीकनेस ड्यू टू द प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। कॉन सिंड्रोम जो कि है वेट गेन, इमोशनल एबिलिटी, ट्रंकल ओबेसिटी ड्यू टू द क्रशिंग सिंड्रोम एंड एपिसोडिक हेडेक, पाल्पिटेशंस, डेफ्रोसिस यानी स्वेटिंग, पोस्चुरल डिजीनेस ड्यू टू द क्या फेकोक्रोमोसाइटोमा। फेकोक्रोमोसाइटोमा क्या है, इट इज ए रेयर कैटाकोलामाइन सिक्रेटिक ट्यूमर that rise from the chromaffin cells of the sympathetic nervous system, ओके। इसके बाद जो आता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या है और अर्जेंसी क्या है, दो तरह का होता है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को रखा गया है अकॉर्डिंग टू JNC 4 के अनुसार, इट वॉज डिफाइंड एज सीवियरली एलिवेटेड बीपी, जो बीपी होगा 120/20 mmHg होगा, विथ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट टारगेट ऑर्गन डैमेज। सिम्टम्स जो होगा ना, जैसे कि जो ऑर्गन डैमेज होने का आपको सिम्टम मिलेगा, जैसे कि एनसेफेलोपैथी, नेफ्रोपैथी, रिक्वायरिंग द पैरेंटल ड्रग ट्रीटमेंट, क्लोज ऑब्जर्वेशन इन ICU एंड रिडक्शंस इन बीपी विद इन एन आवर्स। इसमें ध्यान तीन चीज़ रखना, जो बीपी होगा 220/120 mmHg होगा, और इसमें ऑर्गन डैमेज होने का साइन सिम्टम मिलेगा। दूसरा कि इसमें आपको 1 घंटा के अंदर में बीपी को कम करना है, और पेरेंटल रूट के रिक्वायरमेंट होता है, जो ट्रीटमेंट देंगे वो पेरेंटल रूट से देंगे। जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है उसमें जो ड्रग देंगे वो ओरल रूट से देंगे, पेरेंटल रूट से नहीं देते हैं। इट इज़ ए स्टेट ऑफ सीवियरली एलिवेटेड 120
upon the 120 mm Hg which is not associated with severe symptoms या progressive organ dysfunctions where BP can be required within hours oral drug therapy या given oral drug therapy दे सकते। इसको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी बोलते हैं। ओके 120 सॉरी यहाँ पे जो है ना 200 अपॉन द 120 mg होता है, ठीक है, 200 अपॉन 120 mg देखने को मिलेगा। रेसिस्टेंस हाइपरटेंशन क्या है? अकॉर्डिंग टू जेएनसी 8 definition, the failure to achieve BP control in patient who adhere to full dose of an appropriate 3 drug regimens including the diuretics। अगर इसका बीपी तब भी अगर 3 ड्रग रेजिमेंस देने के बाद भी उसका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो अगर ये फेलियर हो जा रहा बीपी कंट्रोल, तो उसको रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशन हाइपरटेंशन पर्टेन ऑफ टू हार्ट, किडनी, आई, ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या करेगा? सेरेब्रल एथरोमा एंड द ट्रांजिएंट सेरेब्रल इस्केमिया अटैक एंड फ्रीक्वेंट इन द हाइपरटेंसिव। ओके, सेरेब्रल इस्केमिया और एथरोमा। स्ट्रोक मेजर कॉज ऑफ डेथ। स्ट्रोक जो है ना मेजर कॉज ऑफ डेथ है, रिजल्ट फ्रॉम द सेरेब्रल हेमरेज या फ्रॉम द सेरेब्रल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी रेयर कॉम्प्लिकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर 200/140 mm Hg देखने को मिलेगा या उससे भी ज़्यादा। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लाइक द डिस्टर्बेंस ऑफ स्पीच, डिस्टर्बेंस ऑफ विजन, इसमें सिम्टम्स देखने को मिलेगा पेशेंट में। पेप्लोडेमा इज द कॉमन, कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, प्रेस्थेसिस, कन्वल्जन्स एंड लॉस ऑफ कन्वल्जन्स। देन आएगा क्या? सब एरेक्नोइड हेमरेज, सब एरेक्नोइड हेमरेज भी इसमें मिलेगा। रेटिना पर क्या देखने को मिलेगा? रिफ्लेक्ट आर्टेरियोलर डैमेज या करेक्टराइज्ड बाय हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होगा। किडनी में लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंसिव लीड टू द प्रोटोनूरिया एंड द यूरेमिया क्रोनिक रेनल फेलियर में। और हार्ट पर chronic heart disease, pressure overload to the left ventricular and output lead to the left ventricular hypertrophy and ultimately its failure, हार्ट फेलियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद का नेक्स्ट पढ़ेंगे। बट अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। आप इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा या व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एक्सप्लेन स्पेस एंड डेंटिस्ट्री। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।